नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। इससे पहले हमने ग्लैंड डिस्कस किया था आपके साथ, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड और लीवर। तो ग्लैंड के 3 पार्ट प्लेलिस्ट में ऐड है। जिसने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके ग्लैंड के तीनों पार्ट आप लोग देख लीजिए। और उसमें बायोलॉजी के और भी टॉपिक हैं जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिनको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर इस बायोलॉजी की इस प्लेलिस्ट में जितने भी टॉपिक पढ़े हैं आप एक बार देख लीजिए, सही से सब समझ लीजिए, तो आपको बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई हो अब जैसे ही हमारी बायोलॉजी ख़त्म होती है उसके तुरंत बाद हम आपको फिज़िक्स जो है फिज़िक्स डिस्कस करेंगे आपके साथ। और फिज़िक्स को कुछ ऐसे डिस्कस करेंगे कि उसको पढ़ने के बाद आपको फिर सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत रहेगी। ऐसा नहीं है कि फिर फिज़िक्स को फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों, जो भी कंटेंट लाया जा रहा है आपके लिए वो कंटेंट बहुत सिलेक्टेड कंटेंट है और बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद कंटेंट लाया जा रहा है। बहुत सारी किताबों से कंटेंट को खोजा जाता है, उसके बाद कंटेंट बनाया जाता है, तब जाके एक लेक्चर कंप्लीट हो पाता है। तो ऐसा नहीं है कि कंटेंट बनाने वाले को कुछ करना नहीं पड़ता, बस उधर से उठाया इधर पेस्ट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले पढ़ना पड़ता है, कंटेंट को समझना पड़ता है, फिर कंटेंट कितना वैल्यूएबल है आप लोगों के लिए या नहीं है उसको सोचना पड़ता है, फिर इस कंटेंट को बनाया जाता है, फिर क्लास अब रिकॉर्ड की जाती है, फिर अपलोड की जाती है। तो बहुत कुछ एफर्ट लगता है कंटेंट बनाने में। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो जो भी अपलोड किए गए हैं उनको सही से देखिए, क्योंकि कैरियर का सवाल है। अगर आप एक बार सही से कुछ भी पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत रहेगी। अगर अपलोड किए गए वीडियो में कंटेंट अच्छा है तो थोड़ा आप भी रीच करिए, हमारे वीडियो को रीच मिले, आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों से डिस्कस करिए। इस चैनल पे हमको भी कुछ अच्छा नया मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं आपका आज का जो अपना टॉपिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों पाचन तंत्र होता क्या है, पाचन तंत्र में क्या होता है, पाचन तंत्र क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो एटलीस्ट पाचन तंत्र में होता क्या है कि पाचन तंत्र का काम होता है कि जो हम भोजन खाते हैं, जो खाना खाते हैं, तो वो शरीर में जब हमारे जाता है तो जितने छोटे पार्टिकल्स पचाने के लिए हमें चाहिए वो उतने छोटे पार्टिकल्स में नहीं होता है। तो क्या करता है ये जो पदार्थ होते हैं जो खाते हैं हम चीज़ें, तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेशन का काम जो होता है कि जटिल पदार्थ जो होते हैं, जिन पदार्थों को हम खाते हैं, उन जटिल पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों के टुकड़ों में तोड़ना, जिससे कि हमारी बॉडी उसमें से जो भी पोषक तत्व एंजाइम जो भी हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके और हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान कर सके। तो बड़े जटिल पदार्थों को छोटे पदार्थों में कन्वर्ट करने की जो क्रिया है वो डाइजेस्टिव कहलाती है, यानी पाचन तंत्र कहलाती है। पाचन तंत्र के जरिए ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। जब खाना पचता है उसमें से पोषक तत्व सेल के पास पहुंचते हैं, तभी एटीपी बनता है, तब हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। तो ऊर्जा प्रदान करने में मेन रोल जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगर डाइजेशन नहीं होगा तो पोषक तत्व हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। जब बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो क्या हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो एनर्जी को पाने के लिए डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है। डाइजेशन सिस्टम से ही हमारी बॉडी को जो है एनर्जी मिलती है। द ऑर्गन दैट टेक इन फूड एंड लिक्विड्स एंड ब्रेक देम डाउन इनटू सबस्टेंसेस दैट द बॉडी कैन यूज़ फॉर एनर्जी, यानी जो हम भोजन खाते हैं, खाना जो खाते हैं, उनमें से पार्टिकल्स लेकर और छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे डाइजेशन कहते हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड द माउथ, मतलब अब ये यहाँ पर ये बता रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कहाँ से शुरू होता है और उसमें कौन कौन से आर्गन जो हैं वो क्या कहते हैं, एक लाइन से जो काम करते जाते हैं। पहले यहाँ जाएगा भोजन, फिर यहाँ जाएगा। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है माउथ, फिर होता है फेरिंग्स, मतलब थ्रोट जो गला होता है हमारा, फिर ईसोफिगस यानी फोर्थ पाइप, फिर स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर रेक्टम। और फिर क्या होता है, और जो क्या कहते हैं, इट आल्सो इंक्लूड द सैलिवरी ग्लैंड, मतलब इसमें मुंह में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होती है। पेट में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। लीवर भी पार्टिसिपेट करता है डाइजेशन में, गॉल ब्लैडर भी पार्टिसिपेट करता है, पैनक्रियाज है विच मेक डाइजेस्टिव जूस। लीवर जो है और गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, मिलके डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेट करते हैं। ये वही जूस है दोस्तों जो गॉल ब्लैडर और हमारे लीवर में बनता है और डक्ट के जरिए हमारे छोटी आंत के जो एक पार्ट होता है ड्यूडिनम, उसमें सिक्रेट होता है। जो हमारे भोजन है उसमें एंजाइम जो मिलते हैं तो उसमें से पोषक तत्व निकाल के बॉडी को दिए जाते हैं, एनर्जी बनती है। तो ये भी इनका भी एक अहम रोल है हमारे डाइजेशन सिस्टम में।
तो हम देखते हैं फिर डाइजेशन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट। सबसे पहले हम जो है डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से, फिर यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, फिर इसोफेगस होता है, फूड पाइप होता है, फिर क्या लीवर और गॉल ब्लैडर अटैच होते हैं, स्टमक होता है, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, और फिर उसके बाद एनस यानी लास्ट पार्ट जो है ना, जहाँ पे शरीर से जो सारी जो भी खाना हमने खाया है उसमें से सारे पोषक तत्व को निकालने के बाद जो स्टूल बचता है, जो मल बचता है, वो रेक्टम में आता है और रेक्टम के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन दोस्तों उठता है कि वाई इज़ डाइजेशन इंपॉर्टेंट, मतलब हमारी बॉडी के लिए जो डाइजेशन है उसका इम्पोर्टेंट क्या है, वो इम्पोर्टेंस क्या है, डाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो डाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी के लिए, अगर डाइजेशन नहीं होगा हमारे फूड का जो हमने खाया है, तो जब डाइजेशन नहीं होगा हमारी बॉडी पोषक तत्व को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो उन पोषक तत्व से एनर्जी नहीं बनेगी, एटीपी नहीं मिलेगी, और सेल को ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो सेल काम नहीं करेगी, तो हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यानी कि बॉडी को प्रॉपर तरीके से चलने के लिए, शरीर में पूरा सामंजस्य बनाए रखने के लिए, प्रॉपर वर्किंग के लिए जो डाइजेशन है वो बहुत ज़रूरी है। बिना डाइजेशन के हमारी बॉडी वर्किंग नहीं करेगी। जब हमारी बॉडी को जो फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो बॉडी काम कैसे करेगी। जैसे किसी इंजन में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, डीजल ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो सेम वही सिस्टम है। जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलना बंद हो जाएगा, हम लेज़ीपन आ जाएगा, धीरे धीरे हम बेकार हो जाएंगे, बॉडी बेकार हो जाएगी। तो डाइजेशन इसलिए ज़रूरी है, हमारी बॉडी को इससे फ्यूल मिलता है, एनर्जी मिलती है। डाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज योर बॉडी नीड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक टू वर्क प्रॉपरली एंड स्टे। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि डाइजेशन क्यों जरूरी, डाइजेशन इसलिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की। जो खाना हमने खाया उससे, जो पिया है, जूस पिया, ड्रिंक पिया, उससे प्रॉपरली स्टे यानी प्रॉपरली चलने के लिए, स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए बॉडी की न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ मिलते हैं, वो हमारे भोजन के जरिए मिलेंगे, जो हम खाएंगे ना उसी से तो हमको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो इसलिए जो है डाइजेशन बहुत ज़रूरी है बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए, प्रोटीन्स पाने के लिए, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन जो है हमको कहाँ से मिलेंगे, भोजन से ही तो मिलेंगे। इसीलिए डाइजेशन जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी में डाइजेशन होता क्या क्या है, तो प्रोटीन का डाइजेशन किस में होता है, प्रोटीन का डाइजेशन अमीनो एसिड में हो जाता है। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाता है। और जो हमारा फैट है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक होता है। फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक होता है। और कार्बोहाइड्रेट ब्रेक इनटू सिंपल शुगर्स, और कार्बोहाइड्रेट हमारे सिंपल शुगर में ब्रेक होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो डाइजेशन सिस्टम होता है, डाइजेशन सिस्टम में प्रोटीन ब्रेक होती है तो किस में ब्रेक होती है, तो उसमें प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में ब्रेक होती है। और जो फैट्स है ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ब्रेक होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट है ये सिंपल शुगर में ब्रेक होती है, क्योंकि सिंपल शुगर जो है जब तक ये शुगर जो है सिंपल शुगर में नहीं टूटेगी तब तक बॉडी में डाइजेशन इसका नहीं होगा। इसलिए शुगर को सिंपल शुगर में तोड़ना बहुत ज़रूरी, नहीं तो उसका डाइजेशन नहीं होगा। अब डाइजेशन सिस्टम, हमारे पेट के अंदर डाइजेशन होता कैसे है। एक्चुअली जो डाइजेशन की पूरी साइकिल प्रॉपरली चलती है वो कैसे चलती है, क्योंकि ऐसे हमको समझ में नहीं आएगा हमने खाना खाया कहाँ गया होगा, खाना कैसे खाने से बॉडी ने न्यूट्रिएंट्स कैसे निकाले होंगे, किस अंग का क्या काम है, कौन सा आर्गन में खाना गया होगा, कौन सी में नहीं गया होगा, किन सा एक्सटर्नल रोल है, किन का एक्सटर्नल रोल है, आपस में मिलकर कैसे ये सामंजस्य बिठाते हैं, भोजन से न्यूट्रिएंट्स निकाल के बॉडी को सेल तक एटीपी कैसे पहुंचाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है दोस्तों ये एक वे में होता है, वो दो टाइप से होता है। सबसे पहले जो हमारा डाइजेशन है, तो डाइजेशन सिस्टम दो टाइप का, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल के जरिए पाचन होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड के जरिए जो होता है वो डाइजेशन होता है। तो इसमें सबसे पहले होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले माउथ में, क्योंकि खाना खाएंगे मुंह में, माउथ आता है, फिर ईसोफेगस आता है, फूड पाइप जिसे कहते हैं ईसोफेगस आता है, फिर उसके बाद लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर आता है, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम। ये एक प्रोसेस होती है। दूसरी प्रोसेस क्या होती है जिसमें ग्लैंड जो है वो जूस और एंजाइम सेक्रेट करते हैं, तो वो क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक एसिड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे मिल करके हमारे भोजन से क्या करते हैं, हमारे ये सारे मिल करके अपना अपना काम करते हैं और हमारे भोजन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको निकाल लेते हैं और बॉडी के हर एक टिश्यू तक पहुंचाते हैं, हर एक कोशिका तक पहुंचाते हैं, ताकि हमारी बॉडी में ग्रोथ हो सके, हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी बने रहे, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती रहे, ताकि ह्यूमन जो है वो प्रॉपर काम कर पाए। तो इसलिए डाइजेशन ज़रूरी है। और डाइजेशन का जो होल प्रोसेस है वो ऐसे फॉलो होती है, एक वे में होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो
माउथ में ये सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भोजन सबसे पहले दिक्कत ये होती है कि कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल और ईसोफेगस और इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होती है। एलिमेंट्री कैनाल जो है जिसे हम आहार नाल कहते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि खाना खाया और हमारे बॉडी में वो पेट में खाना पहुंच गया और हमारा आहार नाल ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। आहार नाल जो है ये मुंह से स्टार्ट होता है और इसमें भोजन तब तक रहता है जब तक खाना हमारे पेट में रहता है। यानी आहार नाल में भोजन तब तक रहेगा जब तक भोजन हमारे पेट में रहेगा, क्योंकि जो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है इसकी जो लंबाई होती है ये 32 फीट होती है। एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई जो होती है ये 32 फीट होती है या 9 मीटर होती है, 9 मीटर या 32 फीट होती है। और ये पेट के मतलब मुंह से स्टार्ट होकर लास्ट तक रहती है। उसमें जब तक हमारे पेट में खाना रहेगा तब तक एलिमेंट्री कैनाल में भी खाना रहेगा। और हमारा जो पेट है, पेट के बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? पेट का जो बाहर वाला भाग है उसको उदर कहते हैं और पेट को जो अंदर वाला भाग है उसे अमाशय कहते हैं। और जो हमारा मुंह है, मुंह में लार ग्रंथि पाई जाती है और पेट में जठर ग्रंथि पाई जाती है। तो ये कन्फ्यूजन दोस्तों सबसे पहले दूर करने ला है कि कुछ लोगों का मानना कि खाना खाया, खाना गले में पहुंचा, बस एलिमेंट्री कैनाल ख़त्म। ऐसा नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो मुंह से स्टार्ट होता है और उसमें भोजन तब तक रहता है जब तक खाना हमारे पेट में रहता है और इसकी लंबाई 32 फीट या 9 मीटर होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो फूड माउथ जो है, माउथ में डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं। तो माउथ में क्या होता है, इसे बकल कैविटी या माउथ या मुख गुहा कुछ भी कह लीजिए, माउथ कह लीजिए, बकल कैविटी कह लीजिए या माउथ मुख गुहा हिंदी में कहते हैं इसे। इसमें जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और इसमें जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है उसे क्या कहते हैं? पैरोटिड ग्रंथि। उसे क्या कहते हैं? पैरोटिड ग्रंथि। सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है इसे पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। इसके अलावा 2 ग्रंथियाँ और होती हैं, 2 ग्लैंड्स और होती हैं जिन्हें सबलिंगुअल और सबमेडुला कहते हैं। सबलिंगुअल और सबमेडुला कहते हैं। दोस्तों इनका बस नाम याद रखिए कि माउथ में जो है लार ग्रंथियाँ कौन कौन सी, तो ये उसमें पूछता है कि लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, तो उसमें 3 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है वो पैरोटिड ग्रंथि और 2 और छोटी ग्रंथि होती है जिन्हें सबलिंगुअल और सबमेडुला कहते हैं। सबलिंगुअल और सबमेडुला ग्रंथि कहते हैं। और होता क्या है कि जो हमारा ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग के माउथ में क्या होता है, हमारे मुंह में प्रतिदिन जो है 1 से 1.5 लीटर जो है वो सलाइवा बनता है। 1 से 1.5 लीटर जो है वो सलाइवा बनता है। हमारे मुंह में 1 से 1.5 लीटर लार जो है वो प्रतिदिन बनता है। और इस लार में होता क्या, इस लार में 4-5 चीज़ें होती हैं। जिसमें लार में सबसे पहले क्या होता है, हमने आपको बताया था, लार में क्या होता है, लाइजोजाइम होता है। लार में क्या होता है, लार में लाइजोजाइम एंजाइम होता है। लाइजोजाइम एंजाइम होता है और लाइजोजाइम एंजाइम का काम क्या होता है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, जीवाणुओं को ख़त्म कर देता है। और मुंह में पाचन किस चीज़ का होता है? सबसे पहले तो बात ये आती है कि हमारे मुंह में जो है, मुंह में किस चीज़ का डाइजेशन होता है। तो मुंह में जो है, माउथ में जो है हमारे स्टार्च का डाइजेशन होता है। माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है। स्टार्च मतलब हिंदी में जिसे मंड कहते हैं। मंड मतलब ऐसे समझिए जो चोकर निकलता है ना, गेहूँ को पिसाने के बाद जो चोकर निकलता है, उस चोकर में स्टार्च होता है, उसे स्टार्च कहते हैं। क्योंकि अगर जो भोजन होता है, जो रोटियां बनती है, अगर उसमें चोकर की मात्रा एकदम से ख़त्म हो जाए, बिल्कुल कितना भी आप आटे को चालिए लेकिन उसमें चोकर तब भी रहता है, मंड तब भी रह जाता है। अगर उसमें चोकर एकदम हटा दिया जाए तो फिर जो रोटियां बनेंगी वो आप डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें स्टार्च की मात्रा 0 हो जाती है। इसीलिए जो बेसन की रोटियां बनती हैं ना, जो मैदा की रोटियां बनती हैं, वो हम लोग खाते हैं लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होती। वो क्यों नहीं डाइजेस्ट होती हैं? क्योंकि उसमें जो है स्टार्च की मात्रा एकदम 0 हो जाती है, छिलका हटा दिया जाता है, बिल्कुल चोकर नहीं होता है। तो ये दोस्तों बात आपको ध्यान रखनी है। और फिर क्या होता है, एक तो लाइसोजाइम होता है जो जीवाणुनाशी हो जाता है। फिर क्या आता है, एक टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन और डायस्टेज, टाइलिन होता है और डायस्टेज होता है। तो डायस्टेज क्या करते हैं, टाइलिन और डायस्टेज दोनों स्टार्च को पचाने में मदद करते हैं। टाइलिन और स्टार्च दोनों ये क्या करते हैं, टाइलिन और डायस्टेज दोनों मिल करके स्टार्च को पचाने में मदद करते हैं। और फिर क्या होता है, फिर एक और पाया जाता है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है दोस्तों? म्यूकस का काम होता है कि जो भोजन है, भोजन को चिपचिपा बनाए रखना। भोजन में जो है थोड़ा डेंस बनाए रखना, चिपचिपा बनाए रखना, ताकि जिससे उसमें से जो सलाइवा है वो मिक्स हो सके। तो म्यूकस का काम होता है भोजन को चिपचिपा बनाए रखना। वही बात इसमें समझाई गई है। फूड स्टार्ट टू मूव थ्रू योर जीआई ट्रैक
व्हेन यू ईट मतलब फूड हमारे शरीर में प्रवेश करता है मुंह से, जैसे हम खाते हैं। व्हेन यू सॉलो जब हम निगलते हैं, योर टंग पुशेस द फूड यानी हमारी जो जीभ है वो फूड को पुश करती है। योर थ्रोट यानी गले में आ स्मॉल फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड इपीग्लॉटिस, यहाँ पर जो इपीग्लॉटिस होता है वो इपीग्लॉटिस क्या करता है, फोल्ड योर विंड पाइप के आसपास मतलब रैपिंग टाइप से रैप्ड होता है, जिसे ईसोफेगस कहते हैं। प्रिवेंट चोकिंग एंड द फूड पासेस इनटू योर ईसोफेगस मतलब ये जो एपिग्लोटिस होता है ये क्या करता है, ये एक सामंजस्य बनाए रखता है कि जब खाना आता है तो उसको क्या करता है, उसे ईसोफेगस में भेजता है, और जो हमारी जो हवा आती है उसे जो है जो एयर पाइप होती है उसमें भेजता है। तो ये एक तरीके से खाने को खाने वाले पेट में भेजता है और एयर को एयर में फूड में भेजता है, इसलिए चोकिंग को बनाए रखता है। नहीं, चोकिंग को प्रिवेंशन करता है कि जो हमारा वेंट पाइप है उसमें भोजन ना जाने पाए और जो हमारा फूड पाइप है उसमें एयर ना जाने पाए। तो ये काम एपिग्लॉटिस का होता है। फिर क्या होता है, ये लाइजोजाइम क्या करता है, लाइजोजाइम जो है एंटी माइक्रोबियल एंजाइम होता है, यानी एंटी बैक्टीरियल होता है। ये बैक्टीरिया को मारता है, क्या करता है, जीवाणुओं को ख़त्म कर देता है, और ये सारे ह्यूमन बींग्स में बनता है। लाइजोजाइम इज अबंडेंट इन सेक्रेशन इंक्लूडिंग टीयर्स सलाइवा। ये किस किस में पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है, लार में पाया जाता है, ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है और म्यूकस में पाया जाता है लाइजोजाइम। फिर कौन सा, फिर हमारा जो अगला विटामिन है अगला एंजाइम है टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, टाइलिन हेल्प डाइजेशन बाय ब्रेकिंग डाउन स्टार्चेस एंड ग्लाइकोजन एंड द इंटीरियर माउथ। इसमें मेनली इसका काम क्या होता है, टाइलिन क्या करता है, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोजन्स एज द इंटीरियर माउथ, जैसे इसमें मुंह में इंटर करते हैं तो ये क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक कर देता है। आफ्टर द स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर कवर्ड विद सलाइवा, जैसे सलाइवा के साथ कवर्ड होते हैं, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोस। फिर क्या होता है, ये क्या करते हैं, जैसे ही सलाइवा के साथ मिक्स होता है, सलाइवा इसमें कवर्ड करती है इसको, ये क्या करते हैं, ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोज, ये माल्टोज एट ग्लूकोज में टूट जाते हैं। तो क्या करते हैं, ग्लूकोज स्टार जो है, स्टार और ग्लाइकोजन जो है ये दोनों माल्टोज और ग्लूकोज में टूट जाते हैं। फिर ये जो सिंपल शुगर का रूप ले लेते हैं, और सिंपल शुगर दैट कैन बी यूज्ड मोर रेडली बाय द बॉडी, यानी सिंपल शुगर, जैसे ये सिंपल शुगर में टूटते हैं वैसे हमारी बॉडी जो होती है बहुत जल्दी इसे एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि जो सिंपल शुगर होती है उसको हमारी बॉडी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, वो रैपिडली एब्जॉर्ब कर लेती है और तुरंत एनर्जी बना देती है। तो ये काम होता है टाइलिन का। फिर क्या होता है, अगला होता है डायस्टेज। डायस्टेज यानी वन ऑफ द ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज, यानी इस डायस्टेज का काम क्या होता है, ये जो माल्टोज और ये जो ग्लूकोज और माल्टोज में टूटता है जब हमारा स्टार्च, तो ये उसको क्या करता है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, यानी उसको उस अभिक्रिया को जल्दी कराने का काम करता है, उसमें उसको तोड़ने में, माल्टोज और ग्लूकोज में टूटने में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये एक हेल्पिंग एंजाइम है, तो ये हेल्प करता है उनकी। फिर क्या, म्यूकस इज ए ग्लाइकोप्रोटीन। म्यूकस एक टाइप का प्रोटीन होता है दैट सर्व टू पर्पस, इसका जो है दो काम होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे डाइजेशन के समय म्यूकस के दो काम होते हैं। इसका पहला काम क्या होता है, द लुब्रिकेशन ऑफ फूड मसेस, मतलब जो हमने फूड खाया है उसको लुब्रिकेट करना, यानी थोड़ा चिकनापन लाना, उसमें चिपचिपापन लाना, ताकि वो हमारी जो ग्रासनी है, वो नली है जो हमारी फूड पाइप है उसमें आसानी से धीरे धीरे हमारे छोटी आंत तक पहुंच सके। तो ये काम म्यूकस का होता है। इन ऑर्डर द फैसिलिटेट मूवमेंट विद इन द स्टमक एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्टिव लेयर ऑन द लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ द स्टमक कैविटी। तो इसका मतलब ये लुब्रिकेट अगर नहीं करेगा तो हमारा जो फूड पाइप है उसमें जो हमारा भोजन है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा नहीं, तो उसमें थोड़ा फ्लो बनाने के लिए ये म्यूकस काम ये क्या करता है, उसमें जो है थोड़ा चिपचिपापन ला देता है, लुब्रिकेशन कर देता है उस भोजन में, ताकि वो हमारे विंड पाइप के जरिए फूड पाइप के जरिए हमारे ड्यूडेनम पार्ट में पहुंच सके, जो हमारी छोटी आंत का एक पार्ट होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्टमक क्या करता है स्टमक हमारा, इससे पहले दोस्तों स्टमक, और देखा जाए तो इससे पहले बीच में हमारा क्या आना चाहिए, ईसोफेगस यानी ग्रास नली आनी चाहिए, ईसोफेगस आनी चाहिए। तो ईसोफेगस का काम क्या होता है दोस्तों, ईसोफेगस का काम होता है, ये जो हमारा भोजन आता है, ईसोफेगस को हिंदी में क्या कहते हैं, ईसोफेगस को कहते हैं ग्रसनली, ईसोफेगस को कहते हैं ग्रासनली। ग्रासनी और ग्रासनली दोनों में अंतर है दोस्तों। ग्रासनली वो होती है जिसमें भोजन जाता है, और ग्रासनी वो होती है जिससे हम सांस लेते हैं।
ग्रसनी वो होती है जिससे हम सांस लेते हैं, और ईसोफेगस वो होता है जिसमें भोजन जाता है। और ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं इसमें, क्योंकि ये ईसोफेगस जो होता है इसमें पाचन नहीं होता है। ईसोफेगस जो होता है ये पाचन नहीं होता है इसमें, ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये भोजन को धीरे धीरे पेट में पहुंचाता है। ईसोफेगस का काम क्या होता है, ईसोफेगस क्या है, भोजन को धीरे धीरे जो है पेट में पहुंचाए, क्योंकि वहाँ म्यूकस जब ऐड हो जाता है उसमें चिपचिपापन आ जाता है, तो वो भोजन जो है ईसोफेगस के जरिए धीरे धीरे हमारे पेट में पहुँचता रहता है। क्योंकि जो भोजन है धीरे धीरे पहुँचेगा, एकदम धड़ाम धड़ाम नहीं गिरेगा। अगर समझ लीजिए तेज़ी से गिरने लगे तो फिर तो आदमी संभाल ही नहीं पाएगा अपने को। इससे भोजन धीरे धीरे जाता है। तो इस धीरे धीरे जाने की क्रिया को कहते हैं क्या, इसे कहते हैं पेरिस्टालिस। पेरिस्टालिस का मतलब होता है कि क्रमानुकुचन जिसे हिंदी में कहते हैं, यानी हमारी जो ईसोफेगस है, मुंह से जो भोजन आया हुआ ईसोफेगस के जरिए धीरे धीरे जो हमारे पेट में पहुंचता है उसे क्रमानुकुचन कहते हैं। और मुंह से आने वाला जो भोजन है इसे बोलस कहते हैं। मुंह से जो भोजन आया है, अब जो मुंह से भोजन आया है और वो पेट में पहुंचेगा तो उस भोजन को हम क्या नाम देंगे, उसको हम क्या नाम देंगे, बोलस। जो मुंह से अधपचा भोजन जो मुंह से आया है, जहाँ सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन हुआ है, बाकी भोजन ऐसे ही, तो उस भोजन को हम क्या कहेंगे, बोलस। उस भोजन को हम बोलस कहेंगे। फिर क्या होता है, अब आता है स्टमक। स्टमक क्या करता है, स्टमक में अप्रॉक्सीमेटली हमारे पेट में जो भोजन है वो 4 आवर तक रहता है। अप्रॉक्सीमेटली जो भोजन है, फूड है हमारा, वो हमारे पेट में 4 घंटे तक रहता है। और इस हमारा जो ये स्टमक है इसके 3 पार्ट होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टमक क्या है। द स्टमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन दैट डाइजेस्ट फूड। एक जे टाइप का एक ऑर्गन होता है, जे टाइप का एक ऑर्गन होता है जो फूड को पचाता है, क्या कहता है, डाइजेस्ट करता है। इट प्रोड्यूसेस एंजाइम, ये एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। सबस्टेंसेस दैट क्रिएट केमिकल रिएक्शन, यानी जो एंजाइम निकालता है वो केमिकल रिएक्शन करेंगे। जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तब तक हमारे भोजन का डाइजेशन नहीं होगा। तो इसे कहा गया सबस्टेंस दैट क्रिएट केमिकल रिएक्शन। एंड एसिड डाइजेस्टिव जूसेस, एसिड को एसिड बनाता है, केमिकल रिएक्शन होगी। दिस मिक्स ऑफ एंजाइम एंड डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम और वो डाइजेस्टिव जूसेस मिल के क्रिया करते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, तभी हमारे पेट में जो है भोजन का डाइजेशन होता है। तो ये काम स्टमक का होता है। और स्टमक के कौन कौन से पार्ट होते हैं दोस्तों, स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं कार्डियक। पहला पार्ट जो होता है कार्डियक। कार्डियक क्या होता है, कार्डियक जो है हमारे पेट का ऊपरी भाग है। कार्डियक जो है क्या है, कार्डियक हमारे पेट का ऊपरी भाग है और इसमें HCl निकलता है। ये क्या करता है, ये HCl का निर्माण करता है। ये पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा पेट है, पेट में HCl बनता है तो कहाँ बनता है, कहाँ से HCl निकलता है। तो वो कहाँ से निकलता है दोस्तों, HCl जो है वो कार्डियक से निकलता है। और HCl क्या होता है, HCl जीवाणुनाशी होता है। HCl क्या होता है, HCl जीवाणुनाशी होता है और यह भोजन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। HCl क्या करता है, हमारे जो भोजन हमने खाया है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। कभी देखा है दोस्तों, कभी कभी जब हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो फिर जब खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि एक अजीब टाइप की वो होने लगता है कि जलन, सीने में जलन जैसी होने लगती है। तो उसमें क्या, जब हम ज़्यादा भोजन खा लेते हैं तो उसको पचाने के लिए ज़्यादा HCl निकलने लगता है हमारे कार्डियक से। तो इसीलिए हमको थोड़ा एसिडिक टाइप का कहते हैं, तो गैस बन रही है एसिडिक, तो वो जब HCl ज़्यादा निकलने लगता है वो क्रिया होती है। और जब हम दोस्तों कभी हम उल्टी करते हैं, जब खाना तो हम अच्छा खाते हैं, फिर जब हम उल्टी करते हैं तो हमको पता नहीं कैसा अजीब महसूस होता है कि मतलब जो हमने खाया था एकदम बेकार भोजन निकल। तो क्यों निकलता है वो, क्योंकि जब हम उल्टी करते हैं तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारी वोमिटिंग के साथ बाहर आता है। इसीलिए उसमें बहुत एक टाइप की जब उल्टी होती है तो गले में खराश आ जाती है, नाक में जलन होने लगती है, मुंह में जलन होने लगती है। तो क्या होता है, वो जब एसिड आता है इसलिए जलन होने लगती है, क्योंकि उल्टी में जो HCl है वो मुंह से बाहर आने लगता है खाने के साथ। तो कार्डियक का पार्ट क्या होता है दोस्तों, कार्डियक का मेन काम है हमारे जो क्या करता है, HCl का निर्माण करता है कार्डियक। और HCl क्या होता है, जीवाणुनाशी होता है और यह भोजन को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ देता है। उसके बाद आता है फंडिक। फंडिक क्या होता है, फंडिक में कांटेनुमा संरचना होती है जिसे रूजी कहते हैं। यह भोजन को क्या करती है, यह भोजन को रोकती है। यानी फंडिक का काम क्या है, भोजन को स्टोर क्या करती है, स्टोरेज गैस प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग डाइजेशन। फंडस क्या करती है, स्टोरेज करती है गैस का जो डाइजेशन के समय प्रोड्यूस होती है। इट टाइपिकली डज नॉट स्टोर एनी फूड, ये किसी फूड को स्टोर नहीं करती है। हाउएवर इट कैन द समटाइम इज़ वेरी फुल। तो मतलब फंडिक का काम क्या होता है, फंडिंग का बेसिकली काम यह होता है कि
कांटेनुमा जो संरचना इसके अंदर पाई जाती है जिसे रोजी कहते हैं, या भोजन को रोकती है और जो भोजन से जो गैसें प्रोड्यूस होती है जैसे उनको क्या करती है, उनको स्टोर करता है ये। उसके बाद आता है पाइलोरिस। पाइलोरिस का काम क्या होता है? पाइलोरिस इज़ द फर्दरेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक दैट कनेक्ट टू द ड्यूडेनम। ये पाइलोरिस जो होता है, पाइलोरिस ये क्या करता है, ये ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है। ड्यूडेनम क्या होता है? छोटी आंत का जो एक हिस्सा होता है ड्यूडेनम, ये उससे कनेक्ट होता है। और ये करता क्या है? इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द एंट्रम विच कनेक्ट टू द बॉडी ऑफ द स्टमक। एंट्रम जो होता है वो बॉडी, स्टमक की बॉडी से अटैच होता है, एंड द पाइलोरिक कैनाल विच कनेक्टेड टू द ड्यूडेनम, छोटी आंत से और पेट से जो है ये कनेक्ट होता है। और पाइलोरिक करता क्या है? पाइलोरिक में ही हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। पाइलोरिक में ही गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हिंदी में जठर ग्रंथि कहते हैं, जिससे जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस बनता है। और उसमें 2 एंजाइम भी होते हैं। क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम दोनों बनते हैं। और फिर इसमें 2 एंजाइम बनते हैं। एक बनता है हमारा उसका क्या नाम है, एक बनता है रेनिन। क्या बनता है? एक बनता है हमारा रेनिन और दूसरा बनता है पेप्सिन। एक बनता है रेनिन और दूसरा बनता है पेप्सिन। तो रेनिन का काम क्या होता है? ये दूध का डाइजेशन करता है। रेनिन क्या करता है? दूध को डाइजेस्ट करता है। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो रेनिन क्या करेगा? दूध का डाइजेशन करेगा। और पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और प्रोटीन को किस में तोड़ देगा? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देगा। प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। फिर क्या होता है? प्रोटीन को पेप्टेन में तोड़ देता है, यानी यह प्रोटीन का पाचन करता है। और पेट से भोजन जो निकलता है, जब उसके बाद जब यह खाना जब पेट में थोड़ा डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद जो पेट से जो भोजन निकलेगा तो उस भोजन को हम क्या कहेंगे? उस भोजन को हम कहेंगे काइम। पेट से जब मुंह से निकला था तो बोलस बोला था, पेट से निकला तो इसे क्या कहेंगे? काइम। अब ये भोजन का नाम क्या हो गया? अब इसे हम कहेंगे काइम। और पेट में जो है प्रोटीन का पाचन होता है। स्टमक में किस चीज़ का पाचन होता है? तो स्टमक में जो है वो प्रोटीन का पाचन होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है, अब वो जो हमारा क्या भोजन का नाम क्या हो गया? पहले उससे बोलस बोलते थे, अब क्या बोलेंगे? काइम। अब वो जो काइम है वो काइम कहाँ आएगा? अब वो काइम जो है पेट से छोटी आंत में आएगा। अब किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। और यह है दोस्तों ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इस तरीके से व्यवस्थित होती है हमारी बॉडी में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है ड्यूडेनम, फिर होता है जेजुनम, फिर होता है इलियम। तो हम सेपरेट करके अभी आपको बताएंगे कि ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम का काम क्या होता है। अब मेन रोल है हमारा जो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो हमारा पाचन है वो कंप्लीट होता है, यानी कंप्लीट पाचन भी होता है। और इसमें क्या है? अवशोषण भी होता है। इसमें पाचन कंप्लीट, यानी हमारी जो छोटी आंत है इसमें पाचन कंप्लीट हो जाता है। क्या लिखा है? इट हेल्प्स टू फर्दर डाइजेस्ट फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक, यानी जो फूड हमारे स्टमक से आया है उसको फर्दर डाइजेशन करेगी, यानी उसको डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन एंड वाटर फ्रॉम फूड सो दैट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। जो भी पोषक तत्व उस भोजन में अब इस समय प्रेजेंट हैं, उस भोजन का नाम क्या है? उस भोजन काइम। जिस काइम में जो भी विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज, लवण, वाटर, जो मतलब जो भी चीज़ें उपस्थित हैं जो शरीर को चाहिए हमारी, उन सबको यह निकाल लेता है और एक वेस्ट पदार्थ छोड़ देता है जिसका कोई काम नहीं होता। जो स्टूल होता है, जो मल होता है, जिसे सिर्फ एग्जिट करना है, एक्सक्रीटा जिसे बोलते हैं, एग्जिट करना होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? सिक्रीट करती है म्यूकस, पेप्टाइड्स, सुक्रेज, माल्टोज, लैक्टोज, लाइपेज एंड इंटेरोकाइनेस। और फिर इंडोक्राइन सेल्स सिक्रेट कोलेस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन, यानी कोलेस्टोकाइनिन। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया था कि कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है, कोलेसाइटोकाइनिन जो होता है, ये कौन सिक्रेट करता है? तो ये जो सिक्रेट करती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट करती है। और इंडोक्राइन काल सिक्रेट कोलेसिस्टोकाइनिन, तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सिक्रेट करती है। लाइपेज भी सिक्रेट करती है और इंटेरोकाइनेस भी सिक्रेट करती है। पेप्टाइड, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये तो आपने पढ़े ही हैं, ये भी छोटी आंत जो है वो सिक्रेट करती है। और इसमें जो ये होता है छोटी आंत में क्या होता है? इसमें पैनक्रियाज क्या करता है? पैनक्रियाज भोजन को पैनक्रियाज क्या काम क्या होता है? पैनक्रियाज भोजन को पूरी तरह पचाने के लिए एंजाइम निकालता है।
पैनक्रियाज जो है, अग्न्याशय जो है, वो भी एंजाइम निकालता है। वही एंजाइम जो हमारे छोटी आंत में जाके मिलके फिर उसी केमिकल रिएक्शन के जरिए फूड को डाइजेस्ट करते हैं मिलके। तो पैनक्रियाज का भी एक बड़ा रोल होता है इसमें। जो और छोटी आंत में क्या होता है, जो लाइपेज निकलता है, लाइपेज क्या करता है, ये फैट का, ये पैनक्रियाज से जो निकलेगा, क्योंकि अब फंक्शन हमारा चल रहा है छोटी आंत का। छोटी आंत में पैनक्रियाज भी अटैच होती है, लीवर भी होता है और गॉल ब्लैडर भी होता है। तो पैनक्रियाज से जो 3 निकलते हैं एंजाइम, तो पहला होता है लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, फैट का पाचन करेगा। लाइपेज फैट का पाचन करेगा। फिर क्या है, अमाइलेज निकलेगा। अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च का पाचन करेगा, क्योंकि स्टार्च पूरा तो पचा नहीं था मुंह में, कुछ स्टार्च अभी बाकी है, तो उसको क्या करेगा, उसको अमाइलेज पटाएगा। और फिर क्या है हमारा, फिर बनेगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन का पाचन करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। और ये जो तीनों लाइपेज है हमारा, अमाइलेज है और ट्रिप्सिन, तीनों बनते कहाँ हैं, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में बनती हैं। ये हमारे क्या है, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में बनते हैं। ये तीनों छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में बनते हैं। और छोटी आंत का काम क्या होता है, छोटी आंत, ये सब अब यहाँ पर एक दिक्कत आ जाती है। छोटी आंत जो है, ये छोटी आंत सिर्फ क्षारीय भोजन को ही डाइजेस्ट करती है। यानी जो बेसिक फूड होता है, बेसिक फूड को ही ये डाइजेस्ट करेगी। एसिडिक होगा तो उसको डाइजेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो हमारा पेट से आने वाला भोजन है काइम, वो अम्लीय होता है, क्योंकि हमारे पेट में HCl बना था, वो HCl लेके यहाँ तक पहुँचा है। तो वो काइम जो है वो हमारा क्या, वो एक एसिडिक फूड है। काइम जो है हमारा वो एसिडिक फूड है। लेकिन अब हमारा जो छोटी आंत है, ये सिर्फ क्षारीय भोजन को डाइजेस्ट करेगी। अब इसमें काम किसका होगा, अब इसमें काम आएगा लीवर। लीवर क्या करेगा, लीवर छोड़ेगा बाइल जूस, जिसे पित्त भी कहते हैं। बाइल जूस छोड़ेगा, जिसे बाइल जूस छोड़ेगा। तो बाइल जूस क्या करेगा, यह जूस जो है अम्लीय भोजन को क्षारीय कर देता है। बाइल जूस क्या करेगा, अम्लीय भोजन को, बाइल जूस जो एसिडिक फूड है हमारा, जो एसिडिक फूड है उसको बेसिक फूड में कन्वर्ट करेगा, यानी क्षारीय भोजन में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही ये एसिडिक फूड को बेसिक फूड में कन्वर्ट करेगा, वैसे ही छोटी आंत क्या करेगी, उस भोजन को डाइजेस्ट कर देगी। अब तब ये पूरी प्रोसेस जो होती है, एसिडिक फूड को बेसिक फूड में चेंज करना, क्षारीय अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में चेंज करना, जो लीवर के जरिए बाइल जूस जो काम करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। पूरी प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है। तो इमल्सिफिकेशन होता है हमारी पेट के अंदर लीवर की सहायता से बाइल जूस सिक्रीट करके जो अम्लीय भोजन, जो काइम हमारे पेट से छोटी आंत में आया है, उसको क्षारीय भोजन में निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है, इसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो इसको दोस्तों सही से ध्यान रखना है, इमल्सिफिकेशन। मैं ड्यूडेनम आपको बता दें, ड्यूडेनम क्या होता है। सबसे पहले छोटी आंत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। छोटी आंत क्या है, द एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन एन एडल्ट ह्यूमन मेल, एडल्ट ह्यूमन मेल है उसमें 6.9 मीटर यानी 22 फीट 6 इंच होती है। एंड द एडल्ट फीमेल 7.1 मीटर 23 फीट 4 इंच होती है। ये दोस्तों ये भी जानने, थोड़ा बहुत जान लीजिए छोटी आंत के बारे में भी। और ड्यूडेनम क्या होता है, इज़ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इज़ द शॉर्टेस्ट पार्ट। मतलब ये जो ड्यूडेनम होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट होता है। इट इज़ वेयर मोस्ट केमिकल डाइजेशन यूजिंग एंजाइम टेक्स प्लेस, यानी सबसे ज़्यादा डाइजेशन और केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो ड्यूडेनम वाले पार्ट में होते हैं। फिर आता है द जजनम। द जजनम इज़ द मिडिल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जजनम होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल का पार्ट होता है। इट हैज़ लाइंग विच इज डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, यानी इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का पाचन होता है। द इनर सर्फेस ऑफ द जजनम इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी म्यूकस का मेम्ब्रेन होता है। इट्स कवर इन ए प्रोजेक्टन कॉल्ड विलाई। विलाई का काम क्या होता है, भोजन को फैलाव प्रदान करती है, यानी भोजन को जो डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ी जो जगह चाहिए, तो वो ज्यूजनम वाला पार्ट जो है विलाई के जरिए भोजन को प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे भोजन का डाइजेशन सही से हो सके। तो ये था जजनम का काम। उसके बाद इलियम का काम क्या होता है, ये द फाइनल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम जो है ये छोटी आंत का सबसे लास्ट पार्ट होता है। द फंक्शन ऑफ द इलियम इज़ मेनली टू एब्जॉर्ब विटामिन B12। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके कौन से भाग में विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन का डाइजेशन होता है, एब्जॉर्बिशन होता है। तो किस में होता है, ये इलियम में होता है B12 का। बाइल साल्ट एंड एनी प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन दैट वर नॉट एब्जॉर्ब बाय द जजनम
द वाल इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ फूड, मतलब जो भी चीज़ें जेजनम में नहीं हुई थी वो चीज़ें जो बच गई हैं वो किस में एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट होंगी, वो हमारे इलियम में होंगी। द इलियम हैज एक्सटर्नल लार्ज सरफेस एरिया बोथ फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, यानी जो बचा हुआ टोटली पार्ट है वो आके इलियम में हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद ये जो भोजन है ये उसके बाद ये भोजन कहाँ जाएगा, उसके बाद ये जो भोजन है ये जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले थोड़ा एक जो हमारा गॉल ब्लैडर का काम बचता है वो हम समझ लेते हैं। गॉल ब्लैडर क्या होता है, जिसे पित्ताशय बोलते हैं। तो गॉल ब्लैडर में जो पित्त छोड़ता है, जिसे हम उसको क्या कहते हैं, उसे गाल कहते हैं, गाल, GALL गाल, जिसके ज़रिए से हमारा भोजन जो है क्षारीय हुआ था। तो उसका कभी कभी पूछ लेता है कि गाल का pH कितना होता है, तो उसका pH जो है, पित्त का pH जो है वो 8 होता है। या भोजन को क्षारीय, पित्त ही जो है, गाल जो है, जो गॉल ब्लैडर से निकलता है, यही हमारे भोजन को क्षारीय बनाता है और वसा को पचाता है, यानी प्रोटीन को पचाता है। और ये कभी कभी भी पूछ लिया जाता है कि एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य करता है, तो क्या करता है गॉल ब्लैडर, यानी गॉल जो है वो एंजाइम ना होकर भी एक एंजाइम की तरह कार्य करता है। और फिर क्या होता है, छोटी आंत, जो हमारी छोटी आंत होती है उसके ऊपरी भाग से सबसे पहला भाग जो होता है उसमें से 2 हार्मोन निकलते हैं, जिसे कोलेसिस्टोकाइनिन, अभी हमने बताया था कि कोलेसिस्टोकाइनिन क्या होता है। तो कोलेसिस्टोकाइनिन का काम क्या होता है दोस्तों, बेसिकली जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है ये क्या करता है, ये पित्ताशय से जो हमारा जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से जो गॉल निकलता है वो जो हमारे भोजन को क्षारीय बनाता है, तो उसको निकलने में जो मदद करता है ये कोलेसिस्टोकाइनिन का काम होता है। यानी टू प्रोड्यूस गॉल फ्रॉम गॉल ब्लैडर इज़ द हेल्प विद द कोलेसिस्टोकाइनिन, यानी कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये गॉल ब्लैडर से गॉल कर सिक्रेशन में मदद करता है। तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन का काम होता है। फिर सेक्रेटिन होता है। सेक्रेटिन क्या करता है, ये पैनक्रियाज को इन्फ्लुएंस करता है। जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस को निकलने के लिए जो सेक्रेटिन होता है, ये सेक्रेटिन इन्फ्लुएंस करता है पैनक्रियाज को, पैनक्रियाटिक जूस को निकालने के लिए। और क्या करता है, जो जेजनम वाला पार्ट जो होता है हमारे, ये जो हमारा जेजनम का पार्ट है, हमारी छोटी आंत का जो जेजनम का पार्ट होता है, ये क्या करता है, जेजनम का पार्ट भोजन को स्प्रेड करता है, यानी फैलाने का काम करता है। भोजन को फैलाने का काम कौन करता है, तो ये जेजनम करता है। और इलियम में क्या होता है, इलियम में पाचन और अवशोषण दोनों होते हैं। जो इलियम वाला पार्ट है इसमें पाचन और अवशोषण दोनों होते हैं। और जेजनम वाला पार्ट क्या करता है, ये भोजन को एक्सपेंड होने के लिए जो जगह देता है वो जेजनम में मिलती है भोजन को। इलियम में भी एक एंजाइम पाया जाता है जिसे इरिप्सिन कहते हैं। जो हमारा एक इलियम जो पार्ट है छोटी आंत का, ये हम बताना भूल गए थे आपको, इलियम में भी एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, इरेप्सिन कहते हैं, जिसे हम इरेप्सिन कहते हैं। यह क्या करता है, ये एंजाइम प्रोटीन को पचाता है। तो जो इलियम वाला पार्ट है इसमें जब प्रोटीन का पाचन होगा तो वो किसकी सहायता से होगा, तो वो पाचन जो है हमारा वो इरेप्सिन की सहायता से होगा। ये एंजाइम जो है प्रोटीन को पचाता है। ये करता क्या है, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन में आया तो क्या करता है, ये प्रोटीन को किस में चेंज कर देता है, ये प्रोटीन को चेंज करता है पेप्टोन में। ये प्रोटीन को किस में चेंज करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देगा। इरेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टेन में चेंज कर देता है। और फिर क्या करता है, जब ये प्रोटीन जो है जब पेट से छोटी आंत में आता है तो प्रोटीन क्या होता है, पेप्टाइड होता है। और इस तरह प्रोटीन का पाचन 3 जगह हो जाता है। यानी कि प्रोटीन का पाचन कैसे हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, जब छोटी आंत में द्वारा, तो इरेप्सिन को क्या करता है, इरेप्सिन पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। इरेप्सिन क्या करता है, पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। और फिर क्या बनता है, और इसमें से माल्टोज, सुक्रोज भी निकलते हैं। माल्टोज और सुक्रोज भी निकलने लगते हैं इसमें से। ये भी एक बड़ा पार्ट है, इससे पहले इसमें लिख दिया है पूरा डिस्कस। अभी हमने आपको बताया था कि माल्टोज और सुक्रोज भी निकलते हैं। फिर क्या होता है, फिर मेनली भोजन का जो अवशोषण है वो पूर्णतः इलियम में होता है। भोजन का जो अवशोषण है वो पूर्णतः इलियम में होता है। और ये विलाई के माध्यम से होता है। विलाई क्योंकि स्प्रेड करने की जगह दे देती हैं, तो धीरे धीरे जो भोजन का जो पोषक तत्व हैं वो सोखते जाते हैं, ले लिए जाते हैं, बॉडी में पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये टोटली ये काम जो था ये छोटी आंत का था। उसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस साइड का होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में दोस्तों क्या होता है, कॉलोन होते हैं। कॉलोन, इसमें कॉलोन ये पूछ लिए जाते हैं कभी कभी स्ट्रक्चर देके कि ये कौन सा कॉलोन है। तो ये जो खड़ा हुआ है वर्टिकल है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम असेंडिंग कॉलोन कहेंगे।
ये असेंडिंग कॉलन हुआ। और ये जो ट्रांसवर्स यानी थोड़ा तिरछा, जो मैथ के बच्चे उनको अच्छे से समझ में आएगा, ये ट्रांसफर थोड़ा तिरछा तो इसे क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स कॉलन कहेंगे। और फिर ये वाला जो है हमारा, इसे क्या कहेंगे, इसे डिसेंडिंग कॉलन कहेंगे। डिसेंडिंग कॉलन इन द सेंस देखेंगे, मान लीजिए ये इधर से स्टार्ट हुआ तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स है तो ट्रांसवर्स कॉलन, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ गिर रहा है ना डिसेंडिंग। तो ऐसे मैथ के जो बच्चे उनको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, वो जल्दी समझ जाएंगे डिसेंडिंग कॉलन। और मैथ का ये जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का जो एक छोटा एक पार्ट होता है जो यहाँ पर लगा होता है, जिसे सीकम कहते हैं। सीकम एक अवशेषी अंग की तरह काम करता है। और इसमें होता क्या, ये जो बड़ी आंत होती है, इसे टेक्निकल लैंग्वेज में बड़ी आंत को क्या कहते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज को बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में जो बड़ी आंत होती है इसको क्या कहते हैं, उसे कॉलोन कहते हैं। इसे कॉलोन ही कहते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में जो बड़े डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल में जो रिपोर्टें बनाई जाती हैं तो उसमें लार्ज इंटेस्टाइन नहीं लिखा जाता है, उसमें क्या है, कॉलोन लिखा जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड चेंजेस द वेस्ट फ्रॉम लिक्विड इनटू स्टूल। यानी ये हमारा जो है यहाँ पर आकर के हमारे भोजन का जो काम है वो दोस्तों ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बड़ी आंत क्या करती है, सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करती है। बड़ी आंत क्या करती है, जल का अवशोषण करता है। और बड़ी आंत का जो नीचे का सबसे भाग है उसे सीकम कहते हैं। और उसमें एक अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स को हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स जो होता है वो अवशेषी अंग हो जाता है। एक्चुअली में जो अपेंडिक्स जो होता है, जिसे अपेंडिक्स बोलते हैं, उस अपेंडिक्स का काम दोस्तों ये होता है कि जो बॉडी में जो लोग घास फूस खाते हैं ना, उस घास फूस का डाइजेशन करना। क्योंकि घास फूस जो है वो क्या एनिमल्स यानी जानवर खाते हैं, तो जानवर में जो अपेंडिक्स होता है वो कार्य करता है। लेकिन हम लोगों में जो अपेंडिक्स होता है वो अवशेषी अंग की तरह होता है, क्योंकि हम लोग घास फूस थोड़ी ना खाते हैं, हमें तो भोजन का डाइजेशन करना है। तो इसलिए अपेंडिक्स को हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। जबकि पशुओं में, जानवरों में ये एक मुख्य अंग होता है। और बड़ी आंत क्या करती है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी जो स्टूल बच जाता है उसे ले जाकर रेक्टम में भेज देती है। और रेक्टम के जरिए वो पचा हुआ भोजन बाहर निकल जाता है, जिसमें से सारे न्यूट्रिएंट जो है निकाल लिए जाते हैं। और ये भोजन जो पच चुका है ना, अब जो भोजन है बड़ी आंत में, इसे क्या कहते हैं, जो पचा हुआ भोजन है इसे काइल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे काइल कहते हैं। तो यहाँ पे आकर के जो है हमारे भोजन का टूटे हुए जो टोटल पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक बड़ी आंत में आते थे भोजन जो है पूरा एग्जॉर्ब करके। फिर रेक्टम का पार्ट का, द लोअर एंड, सबसे नीचे का पार्ट जो होता है रेक्टम, जो एनस होता है, स्टूल यानी मल को स्टोर करता है और बाहर पुश करके बाहर निकाल दिया जाता है बाउल मूवमेंट के जरिए। तो ये रेक्टम का कार्य होता है। अब एक छोटा सा फंक्शन जो अभी हमने बताया था, हालांकि हमने डिस्कस कर लिया है, पैनक्रियाज हमने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। अभी पैनक्रियाज का क्या काम होता है, ड्यूरिंग डाइजेशन योर पैनक्रियाज मेक पैनक्रियाटिक जूसेस कॉल्ड एंजाइम। यानी डाइजेशन के जरिए पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस मेक करते हैं, जिसे एंजाइम कहते हैं। दिस एंजाइम ब्रेक डाउन शुगर, फैट एंड स्टार्चेस। योर पैनक्रियाज आल्सो हेल्प योर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मेकिंग हार्मोन्स। यानी ये हार्मोन भी निकालती है, डाइजेस्टिव और एंजाइम भी निकालती है। इसीलिए जो हमारी जो पैनक्रियाज है वो मिक्स्ड ग्लैंड है। दीज आर केमिकल मैसेंजर्स दैट ट्रेवल थ्रू योर ब्लड। ये तो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं। लाइपेज का वर्क क्या होता है, टू ब्रेक डाउन फैट। यानी लाइपेज क्या करती है, वर्क विद द बाइल अ फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर टू ब्रेक डाउन फैट। यानी फैट को तोड़ता है लाइपेज। एमाइलेज क्या करता है, ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी का, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है। प्रोटीन्स क्या करता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन, ये प्रोटीन को तोड़। ट्रिप्सिन क्या होता है, इन एंजाइम दैट हेल्प अस डाइजेस्ट प्रोटीन। ये प्रोटीन को ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर लीवर का क्या काम होता है, लीवर क्या करता है, मेन रोल तो नहीं है लीवर का, लेकिन जो है लीवर का जो साइड रोल है डाइजेशन में वो बहुत बड़ा रोल है। द लीवर हैज़ मैनी फंक्शन बट इट मेन जॉब विद द डाइजेस्टिव सिस्टम टू प्रोसेस द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी लीवर का मेन काम क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया है, तो उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में प्रोसेस करने की जो हेल्प होती है वो लीवर करती है। यानी वो ले तो लिए हैं छोटी हाथ में, लेकिन अब पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ ज़रूरत है उन न्यूट्रिएंट्स की, तो उनको पहुँचाने का काम जो करता है वो लीवर करता है। और लीवर से क्या निकलता है, लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हेल्प करता है डाइजेशन में, जो सम विटामिन को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। फिर गॉल ब्लैडर क्या होता है, योर गॉल ब्लैडर इज ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इट्स मेन फंक्शन टू स्टोर बाइल। ये क्या करता है, बाइल को
क्या बाइल जूस को स्टोर करता है। बाइल हेल्प्स और डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन फैट, और बाइल का काम क्या होता है, जो फैट है फैट को तोड़ने में। बाइल इज अ मिक्सचर ऑफ मेनली कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन एंड बाइल स्टार्च, यानी ये बिलिरुबिन कोलेस्ट्रॉल और उनका मिक्सचर होता है बाइल। फिर क्या होता है, जो कोलेसिस्टोकाइनिन निकलता है, तो कोलेसिस्टोकाइन हमने बता दिया कि जो तोड़ने के लिए जो एंजाइम निकलते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन का काम हमने क्या बताया था, ये इन्फ्लुएंस करता है गाल ब्लैडर को, गाल को सेक्रेट करने के लिए, जिससे भोजन को क्षारीय बनाया जा सके। तो ये काम कोलेसिस्टोकाइनिन का होता है। फिर इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड का भी डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस एंड प्रोटेक्टिव म्यूकस, यानी गैस्ट्रिक जूस और म्यूकस का करते हैं, जिससे हमारा भोजन जो है थोड़ा डेंस बना रहे, थोड़ा चिपचिपा बना रहे, ताकि आहार नाल के जरिए पेट में धीरे धीरे पहुंच सके। फिर इसमें पेप्सिन और रेनिन जो निकलते हैं, पेप्सिन डाइजेस्ट क्या करता है, प्रोटीन को, और जो रेनिन है वो कर्ड से मिल्क को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड आती है। एड्रिनल ग्लैंड आल्सो नोन एज सुप्रीनियल ग्लैंड एज ए स्मॉल ट्रायंगुलर शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ बोथ किडनी, यानी बोथ किडनी के ऊपर जो छोटी सी एक तिरछी टाइप की जो आकृति बनी थी, जो हमने अब किडनी बढ़ाया था, तो उसमें वो एड्रिनल ग्लैंड थी। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, प्रोड्यूस हार्मोन दैट हेल्प रेगुलेट और मेटाबॉलिज्म इम्यून सिस्टम। मेटाबॉलिज्म रेट क्या होती है दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया था कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें हो रही हैं, ग्रोथ हो रही है, जो एब्जॉर्ब कर रही बॉडी उसको सही से लेती है, ताकि हमारी बॉडी की साइकिल जो है वो परमानेंट चलती रहे। तो एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उनका मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने में एक बड़ा रोल होता है। अब यहीं पर आके हमारा जो डाइजेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो कभी कभी दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कि जो डाइजेशन के स्टेप्स हैं वो एक सीरियल से डाइजेशन से स्टेप बताइए। तो डाइजेशन के स्टेप क्या, सबसे पहले हम इंजेशन कहाँ करते हैं, मुंह में। सबसे पहले हमने मुंह में खाना खाया, फिर हमारा खाना खाने के बाद डाइजेशन स्टार्ट होता है। फिर जब भोजन डाइजेस्ट हुआ, फिर एब्जॉर्ब हुआ, उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब किए जाएंगे। उसके बाद एसिमुलेट होता है। एसिमुलेशन का मतलब क्या होता है, एसिमुलेशन का मतलब होता है ऊर्जा बनाना, यानी जो न्यूट्रिएंट्स लिए गए हैं उससे अब ऊर्जा बनेगी, तभी तो बॉडी को पहुंचेगी। ऊर्जा बनाने के बाद ऊर्जा उस एनर्जी को बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती, ले लेती है, और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको डिफिकेशन के जरिए, डिफिकेशन मतलब बाहर निकालना, मतलब बेकार भाग को बाहर निकालना, वो डिफिकेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आके जो है हमारे भोजन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। और अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने कुछ इस तरीके से आपके साथ डिस्कस किया है कि इसमें का एक भी पार्ट नहीं बचा। मोस्टली हमने देखा है कि यूट्यूब पे डाइजेस्टिव सिस्टम को लोगों ने 10-10, 20-20 मिनट में निपटा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने इस लेक्चर को सही से पढ़ लिया, नोट बना लिया डाइजेशन के, तो आने वाले एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन डाइजेस्टिव से नहीं छूटेगा दोस्तों, इस बात की गारंटी है। और कभी कभी अभी हमने आपको बताया कि इसमें प्रोटीन, कभी कभी ये जो प्रोटीन का पाचन होता है हमारे डाइजेशन सिस्टम में, तो ये पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन का पाचन जो है या डाइजेशन सिस्टम में कैसे होता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोटीन का पाचन हुआ अमाशय में क्या, पेप्सिन ने क्या किया इसको, पेप्सिन ने इसको बना दिया अमाशय में। सबसे पहले जब अमाशय में पहुंचा तो प्रोटीन से हुआ पेप्सिन के बाद जब अग्न्याशय में पहुंचा तो अग्न्याशय में क्या मिला, ट्रिप्सिन में उसके बाद क्या मिला, छोटियाँ। तो सबसे पहले जब ये हमारा प्रोटीन जो था, जब पेट में था, जब हमारा प्रोटीन जो पेट में था, तो पेट में गया था पेप्सिन नामक एंजाइम ने इस प्रोटीन को क्या बना दिया, इसको बना दिया पेप्टोन। इसको क्या बना दिया, पेप्टोन। पेट में पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टेन बना दिया। उसके बाद जब ये अग्नाशय यानी पैनक्रियाज ने क्या किया, पैनक्रियाज ने वो जो पेप्टोन था, पेप्टोन को किस में बदल दिया, पेप्टाइड में। प्रोटीन ने उस अग्नाशय ने, ट्रिप्सिन ने उस प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल दिया, क्योंकि जो पैनक्रियाज होती है उससे ट्रिप्सिन निकलता है। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन जो आई है, प्रोटीन जो पेप्सिन ने जिस प्रोटीन को पेप्टोन बनाया, उस पेप्टोन को अग्नाशय जो है ट्रिप्सिन की सहायता से पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देगा। पेप्टोन जो है पेप्टाइड में बदल गई। उसके बाद जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आई, जब ये प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में आई, ये पेप्टाइड, तो ये पेप्टाइड फिर जाके यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया अमीनो एसिड। तो प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, सबसे पहले प्रोटीन जो होती है उसको पेट में पेप्सिन बना देता है, पेप्टोन। फिर जब वो पैनक्रियाज में पहुँचती तो वहाँ होता है ट्रिप्सिन।
ट्रिप्सिन पेप्टेन को बना देगा पेप्टाइड। फिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगी तो वहाँ होता है इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करेगा, पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ देगा। तो ये होता है पूरा प्रोटीन का डाइजेशन। और ये होता है डाइजेशन प्रक्रिया, जो कैसे इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और डिफिकेशन। कभी कभी ये पूछ लेता है कि एसिमुलेशन क्या होता है। तो एसिमुलेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में हमने खाना खाया, उसका डाइजेशन हुआ, फिर चीज़ें एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब के बाद जो चीज़ें ली गई हैं न्यूट्रिएंट्स से ऊर्जा को निर्माण करना, न्यूट्रिएंट्स से बॉडी के लिए ऊर्जा को निर्माण करने की जो प्रक्रिया है उसे एसिमुलेशन कहते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ से आपका डाइजेशन का टोटली एक एक पार्ट जो है वो डिस्कस हो गया है। इसमें डाइजेशन में अब ऐसा कुछ नहीं बचा है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपसे छूट जाएगा। बस आपको सही से दो बार वीडियो देखनी है और नोट्स बनाने। अगर आपने नोट्स कंप्लीट कर लिए, और दोस्तों ये जिस टाइप से ये नोट्स बनाया गया, इस टाइप से आपको किसी भी बुक में या नेट पे कैसा भी कोई नोट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इस नोट्स को बनाने में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग किताबों से, बुक से लेकर कंपाइल करके फिर ये नोट्स टाइप करके बनाया गया है। और ये बहुत ही अच्छा नोट्स है। तो वीडियो देखने के बाद आप इसको रिवीजन ज़रूर करिएगा। और ये मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि डिक्टो क्वेश्चन जो है वो अब ऐसा नहीं है कि वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाएंगे, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के 12 वन लाइनर पढ़ लिए और ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब तक आप डाइजेस्टिव सिस्टम को अंदर घुस के खोल के नहीं पढ़ेंगे, तब तक आने वाले एग्ज़ाम में आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब जब एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो अंदर से एप्लीकेशन टाइप के पूछे जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आपसे विनती है कि आप लोग वीडियो को 2 बार ज़रूर देखिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि क्या मैं सही बोल रहा था। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।